हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मंजीत भारद्वाज, योर केमिस्ट्री लेक्चरर। और आज हम करने वाले हैं वेलकम टू अवंतीस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर, जो कि स्टेट ऑफ मैटर आप लोग जानते हैं, यानी हम मैटर की स्टेट्स जानेंगे। जनरली मैटर की स्टेट्स जो हैं वो 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो उन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली 3 है, उसके अलावा भी स्टेट्स आपने 9th क्लास के अंदर डिस्कस किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्टेट ऑफ मैटर के अंदर टॉपिक आज हम जो करने वाले हैं इंट्रोडक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, ये दो ऐसी चीजें हैं। इंटर एंड इंट्रा, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपने सुनी होंगी डेफिनेटली, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। आज हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों के बीच में, है ना, और इंट्रा का मतलब है विद इन, एक ही चीज के बीच में। ये ध्यान रखना, बट आई एम सेइंग कि एक ही चीज के बीच में अगर कोई चीज होती है, ठीक है, एक ही चीज विद इन द थिंग। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर, मेरी बॉडी के अंदर कुछ है, ठीक है, ए हर्ट विद इन माई बॉडी, दैट इज इंट्रा बॉडी, बॉडी के अंदर, है ना। और इंटर बॉडी होगा कि दो बॉडीज के बीच में, ठीक है। आप किसी और की बॉडी लीजिए, ठीक है, कोई और पर्सन हो और मैं हूं, उन दोनों के बीच में अगर आपको बीच में कोई सामान रखा है, कोई चेयर रखी है, तो हम बोलेंगे इंटर बॉडी, हमारे पास एक चेयर है। और इंट्रा बॉडी, एक बॉडी के अंदर एक हर्ट होता है तो इंट्रा बॉडी हम 1 हर्ट कह सकते हैं। तो इंटर और इंट्रा आपको क्लियर डिफाइंड होना चाहिए ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इस लेसन का इंट्रोडक्शन एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये हम करने वाले हैं। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, मैटर क्या होता है। यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर पहली लाइन आती है व्हाट इज मैटर। मैटर सभी को पता होगा ना, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, तो मैटर वो है द सब्सटेंस कंटेन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, ठीक है। तो ये मैटर आपको क्लियर होगा, व्हाट इज मैटर। नाउ मैटर कौन बनाता है भाई? एटम और मॉलिक्यूल है जो मैटर को कंस्टिट्यूट करते हैं ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट द मैटर। मैटर को एटम्स और मॉलिक्यूल बनाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट हैज वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर की बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है भाई? यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट। सिंपली फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी वो किससे रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाएगा, कौन कौन से अदर चीजें बनाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन के पॉइंट है। सब्सटेंस, मैटर क्या होता है? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। कोई भी चीज जगह घेरती है और उसका कुछ मास होता है तो मैटर होता है। मैटर एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और एटम मॉलिक्यूल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना। मैटर आर क्लासिफाइड इनटू, अब देखिए मैटर को हमने क्लासिफाई कर रखा है 3 पार्ट्स हैं इसके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत सिंपल है, ये तीनों पार्ट आपने पढ़ रखे होंगे ना। सॉलिड क्या होता है? जिसके अंदर स्पेस, दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच में स्पेस सबसे कम हो, मिनिमम स्पेस होता है सॉलिड्स, ठीक है। गैसेस में मैक्सिमम स्पेस होता है, मतलब कितना भी हो सकता है, एक रेंज से बाहर कितना भी आप मान सकते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम होता है अदर टू स्टेट के अकॉर्डिंग, है ना। और लिक्विड क्या होता है? इन बिटवीन, उन दोनों के बीच में स्पेस होता है। मतलब अब मैं आपको इस सॉलिड, लिक्विड, गैस को थोड़ी अलग लेवल से डेफिनेशन आपको करवाने की कोशिश करूंगा। सॉलिड्स क्या होते हैं, ध्यान देना बेटा आप सभी, ठीक है। व्हाट आर सॉलिड्स? लेट मी टेल यू कि सॉलिड होते क्या हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास में इस तरह से कोई एक चीज है जिसके अंदर यहाँ एक सॉलिड चीज भरी हुई है, या हम ऐसा कह सकते हैं, चलिए एक लोहे का हमारे पास क्यूब है ना। लोहे का क्यूब है हमारे पास, एक बिल्कुल सिंपल सा क्यूब है, आयरन का क्यूब है, ठीक है। इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल कौन से होंगे? सोचिए जरा, इसके अंदर, आयरन के क्यूब के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस चीज के होने वाले हैं? आयरन के ही होंगे। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, है ना, बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये मॉलिक्यूल मैं इनको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कैसे स्प्रेडेड होते हैं और कहाँ हो सकते हैं ये, है ना। तो ये ऐसा कुछ समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ है और इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना। अब मैं उठाता हूं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना जरा। इस मॉलिक्यूल को उठा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल, इसके ऊपर भी मॉलिक्यूल है, इसके नीचे भी मॉलिक्यूल है, समझ रहे हो आप लोग? इसके ऊपर भी मॉलिक्यूल है, इसके नीचे भी मॉलिक्यूल है, और ये जहां पर है उसके चारों तरफ, हर तरफ से इसका मॉलिक्यूल घेरे हुए हैं। येलो कलर से जो सर्कल लगाया मैंने जिस मॉलिक्यूल पर, हर मॉलिक्यूल ऐसा ही है ना। तो
ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है, मतलब ये मॉलिक्यूल इधर जा सकता है, थोड़ा सा इधर जा सकता है ना। मैं इसको जरा आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ जा सकता है, थोड़ा सा इधर जा सकता है, इस तरफ भी 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 जा सकता है, इस तरफ भी, और ऊपर और नीचे भी जा सकता है। व्हाट आई एम सेइंग, यहां तक सबको समझ में आया? इसके पास कुछ स्पेस है और ये हर जगह पर जा सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह पर कुछ स्पेस में, क्योंकि आगे फिर उसके मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल या दूसरा एटम आ जाएगा। ये बात यहां तक सबको क्लियर हो गई? यस और नॉट, प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स, यस और नॉट। ओके, ठीक है। तो यानी सभी सॉलिड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल कुछ हद तक इधर उधर लेफ्ट राइट घूम सकते हैं, ठीक, कुछ हद तक। लेकिन ओवरऑल इसको बोलते हैं कि एवरेजली वो क्या करेगा, तो मैं इसका फिर से आपको एक कलर चेंज करके और यहां दिखा रहा हूं कि वो इस रेंज में यहां तक कहीं पर भी घूम सकता है, इस ग्रीन सर्कल के अंदर वो कहीं पर भी घूम सकता है। तो हम इसको बोलते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो हैं, सॉलिड्स जो हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं इधर उधर, हल्का फुल्का वाइब्रेशंस होती हैं उसके अंदर सॉलिड्स में, लेकिन वो अपनी जगह नहीं बदलते। वो एक मीन वैल्यू के अगेंस्ट हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन जिसे बोलते हैं, कांपते रहते हैं और लगातार हिलते रहते हैं। तो दुनिया में जितने भी सॉलिड हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके सभी मॉलिक्यूल, सभी एटम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सोचो जरा, वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे अपनी फोटो नहीं आती, मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं, ब्लर फोटो आती है, ब्लर, समझ रहे हो? यानी दुनिया में सभी मॉलिक्यूल्स ब्लर दिखाई दे रहे हैं हमें। अगर हम बाहर से, आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूं या फिर आप किसी भी चीज को, स्क्रीन को देख रहे हो, तो वो सब ब्लर है, उसके मॉलिक्यूल सब हिल रहे हैं, सब के सब इमेजिनेट हो रहा है सभी को ये। इज दिस, आर यू गेटिंग और नॉट? जस्ट टेल मी ऑन द चैट बॉक्स। ये समझ में आया? सभी कुछ वाइब्रेट हो रहा है दुनिया में, कुछ भी सॉलिड नहीं है, कुछ भी सही तरह से टिका हुआ नहीं है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। What I am saying, getting you? ओके, तो सभी सॉलिड भी ऐसे हिलते रहते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को, है ना? अब बात करते हैं लिक्विड की केस की। तो सॉलिड सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। अब अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ, है ना, तो एक हमारे पास खाली पेज है, इसके अंदर हम लिक्विड को लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में यहाँ पानी भरा हुआ है ना, तो ये लिक्विड है, इसके अंदर यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल डेफिनेटली वो भी कुछ कुछ ऐसा सॉलिड वाली प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो इस जगह से बाहर नहीं जाएंगे, यहां से बाहर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं जाएगा। इवेपोरेशन को अगर हम भूल जाएं एक बात के लिए, एक कुछ टाइम के लिए आप इवेपोरेशन की प्रोसेस को भूल जाइए। ट्रांसल्यूसेंट टाइप कह सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअल में तो हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को साफ दिखाई देते हैं, है ना। ईना को नहीं आया, ईना बेटा सिंपली ये समझिए कि सॉलिड्स के अंदर भी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है। चलिए मैं आपको फिर से वो स्लाइड दिखा देता हूँ, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर भी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में स्पेस होता है थोड़ा बहुत। ये जो ग्रीन सर्कल के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक बीच में एक, ये कह सकते हैं येलो, कौन सा कलर है, येलो नहीं, ब्लू कलर का आपको जो सर्कल है, ये भी सॉलिड है। और ये सॉलिड जो है, ये सॉलिड का पार्टिकल जो वो इधर उधर थोड़ा बहुत घूम सकता है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। यानी सॉलिड अपने चारों तरफ जो हल्का फुल्का स्पेस होता है उसमें वो वाइब्रेट कर सकते हैं। क्लियर है ईना बेटा? आई एम टॉकिंग टू यू। अब आपको समझ में आया? वो वाइब्रेट करते रहते हैं, सभी सॉलिड लगातार वाइब्रेट करते हैं। इवन आवर बॉडी, आपको जो भी पत्थर भी नजर आ रहा है, उस पत्थर के मॉलिक्यूल भी लगातार अंदर से हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। अब हम कहेंगे हमें तो हिलता हुआ नजर नहीं आता, बहुत माइनर होते हैं इसलिए हमें नजर नहीं आता, ठीक है। फिर बात करते हैं लिक्विड की। ओके, तो अब बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड कुछ ऐसा होता है, तो इसके मॉलिक्यूल एक बार के लिए आप इवेपोरेशन को भूल जाइए कि इवेपोरेशन नहीं होता है, ऐसा इमेजिन करना है, ताकि जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आए। इवेपोरेशन भी लगातार चलता रहता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक टाइम के लिए, कुछ देर के लिए उसे भूल जाइए, ताकि मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आए। उसके बाद आप उसमें इवेपोरेशन को भी जोड़ देना, ठीक है, दोनों को इकट्ठा समझिएगा, लेकिन फिलहाल उसको भूलना। अब देखिए, मान लीजिए इस कॉर्नर पर कोई एटम पड़ा है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है लिक्विड का, पानी लेते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल है पानी वाला, ठीक है, मैं इसको येलो कलर से, येलो लाइन से डिफाइन करूं, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ ऐसे 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 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में इधर उधर ऐसे घूम सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। समझ रहे हो आप बात? पूरे लिक्विड में ये कहीं पर भी घूम सकता है और लगातार घूमता रहता है, पूरे लिक्विड में कहीं भी लगातार घूमता रहता है, समझ रहे हो? और घूम के वापस इस जगह पर भी वापस आ सकता है। तो एक लिक्विड का मॉलिक्यूल को ज्यादा फ्रीनेस होती है सॉलिड के मुकाबले, और वो लगातार इधर उधर कहीं भी घूम सकता है।
बट उसके अंदर अट्रैक्शन होती है। जैसे सॉलिड जो है ना, सॉलिड एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं इसलिए मॉलिक्यूल को बाहर नहीं जाने देते, लिक्विड भी अट्रैक्ट करके रखते हैं इसलिए वो मॉलिक्यूल को बाहर तो नहीं जाने देते, बट कुछ फ्रीडम छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है तो इधर उधर पूरे लिक्विड में कहीं भी घूम सकता है। और इसी वजह से पानी में चीनी घुल जाती है। आपने देखा ना पानी के अंदर चीनी अब कैसे घुलती है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में ये लिक्विड है, ठीक है, ग्रीन कलर का लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ग्रीन कलर के अंदर एक ब्लू कलर का यहाँ पर मैंने चीनी रख दी, ये सपोज दैट चीनी है। तो क्या होगा, अब जो मॉलिक्यूल है ग्रीन कलर वाले वो चीनी से टकराएंगे क्योंकि वो इधर घूम रहे हैं ना, इधर उधर तो घूम रहे हैं सारी जगह पर, तो वो घूमते 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 लगातार चीनी को टक्कर मार रहे हैं, फिर से चीनी को टक्कर मार के इधर उधर चले जाते हैं, फिर से चीनी को टक्कर मार के इधर उधर चले जाते हैं। तो अगर आप पानी में चीनी कुछ देर के लिए बिना हिलाए पानी को और चीनी को रख देते हैं, तब भी लिक्विड के मॉलिक्यूल लगातार चीनी को टक्कर मारते रहेंगे। चीनी सॉलिड है लेकिन टक्कर मार के उसके मॉलिक्यूल्स को हिलाते रहेंगे, और जिससे चीनी जो है वो घुल जाएगी पानी में, टाइम लेगी। अगर आप उसे हिला देते हैं तो, इफ यू आर स्टायरिंग द वाटर, अगर आप पानी को घुमाते हैं हिलाते हैं तो क्या होगा, तो चीनी जो है वो जल्दी घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा, तो जिससे कोलिजन बढ़ जाएंगे, टक्कर मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी चीनी और पानी के मॉलिक्यूल्स के, जिसकी वजह से चीनी जल्दी घुलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से चीनी जल्दी घुलेगी। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल लगातार चलते रहते हैं। तो ये आपको समझ में आया, विद इन द लिक्विड वो लगातार चलते रहते हैं, लिक्विड को वो छोड़ेंगे नहीं। इवेपोरेशन से वो कुछ कुछ मॉलिक्यूल हवा में भी उड़ जाते हैं जब उनको बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल अंदर है वो लगातार पानी में चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर। ये समझ में आ गया सभी को? इज दिस क्लियर टिल नाउ? यस और नॉट? Please tell me guys on the chat box, yes or not? Okay, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखिएगा। अब हम बात करते हैं गैसेस की। तो गैस क्या होते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई किसी के साथ बाइंडेड नहीं होता। वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते रहते हैं, तो इसलिए वो उसे बाहर तो नहीं जाने देते, टांग खींचते रहते हैं, बट वो इधर उधर घूम सकता है। सॉलिड वाले बिल्कुल एक जगह पे जचा के रखते हैं कि भाई हिल सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, पर यहां से उठकर नहीं जा सकता, दूसरी जगह कभी नहीं जाएगा, है ना। और जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल कहीं भी जा रहे हैं, जब तक उन्हें सामने कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं मिलता जिसे टक्कर लगा के वो अपनी डायरेक्शन बदल लें, तब तक वो चलते ही रहेंगे, वो कभी नहीं रुकेंगे। तो गैसेस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस ना के बराबर होती हैं। दो मॉलिक्यूल्स गैस के एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। जब उनको प्रेशर डाल के लिक्विड बनाया जाता है तब अट्रैक्शन फोर्सेस अराइज होती हैं, या उन्हें और ज्यादा ठंडा और प्रेशर डालकर सॉलिड बनाया जाता है तो ही वो अट्रैक्शन फोर्सेस को अराइज करते हैं। दैट इज व्हाई सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होती है, इसलिए वो मॉलिक्यूल को हिलने भी नहीं देते। लिक्विड में अट्रैक्शन कम होती है, इसलिए वो घूमते फिरते रहते हैं, बट लिक्विड को छोड़ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो छोड़ देते हैं बट मुश्किल होता है। और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती ही नहीं है, दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती नहीं, इसलिए सब मॉलिक्यूल आजाद घूमते रहते हैं, फ्री टू मूव। ये सबको समझ में आ गया है ना। अब जरा बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मैटर आर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड लिक्विड गैस। मैटर जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस में क्लासिफाई होता है। इसके अलावा भी दो स्टेट होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है बोस-आइंस्टीन स्टेट, ठीक है, एक होती है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट मतलब जब बहुत 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 ज्यादा गर्म करते हैं मॉलिक्यूल को तो मॉलिक्यूल टूट जाएगा। एटम में, एटम को भी बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब अलग हो जाएंगे, और फिर उनको भी बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे। मतलब जरूरत से ज्यादा अगर मैटर को गर्म कर दिया जाए तो उसके एटम का स्ट्रक्चर भी टूट जाता है, सब कुछ। सारी स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैं जस्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसके डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। ओके, तो जब बहुत ज्यादा गर्म हो तो प्लाज्मा स्टेट, और अगर जरूरत से ज्यादा मैटर को ठंडा कर दे तो ये जो मैं वाइब्रेशन अभी बता रहा था ना कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता रहता है ना, वो वाइब्रेशन भी बंद हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन की मोशन भी बंद हो जाए। इतना ठंडा कर दें हम मैटर को कि उसका इलेक्ट्रॉन जो मोशन लगातार घूमता रहता है ना, इलेक्ट्रॉन तो आपको सबको पता है एटम में लगातार घूमता है, तो मॉलिक्यूल में भी लगातार इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहेगा। उसके अलावा वो वाइब्रेट भी करता है सॉलिड के अंदर, तो है ना, तो वाइब्रेशन भी बंद हो जाए सॉलिड की, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो भी बंद हो जाए, फ्रीज हो जाए सब कुछ, तो इस स्टेट को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन स्टेट। क्लियर है? तो ये दो स्टेट और होती हैं। दैट्स इट अबाउट द मैटर। तो टोटल 5 स्टेट होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 ही स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसको हमने डिफाइन कर दिया है। गैस में सबसे कम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मतलब होती ही नहीं है, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा होती है, सॉलिड में बहुत ज्यादा होती है ना। फोर्स ऑफ
इंटरेक्शन प्रेजेंट इन देम इज वेरियस अराइज टू फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, इन्हीं की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी बनती है, इन्हीं की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं, ठीक है। किसी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किसी की ज्यादा है, और इसी वजह से उनकी सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मैटर की वो अलग होती हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? वो उनके साइज पर, उनके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पर, उनके केमिकल बॉन्ड पर। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैरी करते हैं, और उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मैटर अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाता है, वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, समझ गए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो लिक्विड, सॉलिड या गैस जो है वो उनकी फोर्स पर डिपेंड करेगा। फोर्स नहीं है तो गैस, फोर्स अगर है लेकिन कम है तो लिक्विड, और अगर सबसे ज्यादा फोर्स है, सिर्फ वाइब्रेट करने की ही फ्रीनेस है, तो सॉलिड। क्लियर है? तो ये अब आपको पता लग गया होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स आपस में बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसी के ऊपर बेस करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गैसेस हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन व्हाइल द सॉलिड हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हम कर चुके हैं, है ना, ये क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन देखिए अब जरा, क्या है बेटा। द मोलिक्यूल्स लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस वैसे नहीं होना चाहिए, है ना, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, आर एग्जिबिट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो दो मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कम से कम दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा जो भी है, तो सॉलिड और लिक्विड में जनरली जो मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, सेम मॉलिक्यूल नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच। इंटर एंड इंट्रा का डिफरेंस आपको होना चाहिए क्लियर। आगे बढ़ते हैं, वन डर वाल फोर्सेस आर द कलेक्टिव। अब देखिए हमने इन फोर्सेस के अंदर काफी सारी फोर्सेस आती हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, तो उनको हमने अलग अलग डिफाइन किया। तो एक वंडरवाल हमारे साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उन वंडरवाल साइंटिस्ट ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीन तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ढूंढ ली अकेले बंदे ने, तीन। वो कौन कौन सी हैं? तो अब ये आपको याद रखना है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। अभी हम इसको पूरा डिफाइन करेंगे, डोंट वरी। डिस्पर्शन और लंदन फोर्सेस, ठीक है, डिस्पर्सन या लंदन फोर्सेस, ठीक है। लंदन एक पर्सन था जिसने इन फोर्सेस को बाद में अच्छे से डिफाइन किया, तो इसलिए उसका नाम भी जोड़ दिया जाता है, लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस, ओनली डिस्पर्शन फोर्सेस के केस में। और बाकी दोनों जो है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये दोनों प्योरली वंडरवाल ने दी थी, तीसरी भी वंडरवाल ने दी थी, बट एक्सप्लेनेशन लंदन ने अच्छी दी थी, इसलिए इसको लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। क्लियर है? लंदन मानता हूं कि एक प्लेस है, बट प्लेस के साथ साथ लंदन जो है, लंदन फोर्सेस जो है वो प्लेस के साथ साथ आदमी का नाम भी है, ठीक है। अंग्रेजों के ऐसे ही नाम होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो लंदन और डिस्पर्शन फोर्स जो है वो प्लेस के साथ साथ एक पर्सन का नाम भी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये फोर्सेस, अब आप अट्रैक्शन आपको क्लियर होगी कि हम सबसे पहले वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेंगे। इसके अलावा और फोर्सेस है भाई, कौन सी हैं? आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आर नॉट वंडरवाल फोर्सेस। तो दो और फोर्सेस हैं, आयन डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, लेकिन ये वंडरवाल फोर्स नहीं है। नोट, नोट को हाईलाइट कर रहा हूं, ये वंडरवाल नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। देखिए केमिकल बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं। और ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स है, ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, दिस इज नॉट द बॉन्ड, बट क्योंकि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है तो इसको बॉन्ड का ही नाम दे दिया गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन का होना वहां जरूरी है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। तो इन सभी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वन बाय वन अब हम डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर? ये जस्ट नेम थे, अगर आपको यहाँ इसमें कुछ समझ में ना आया तो डोंट वरी अबाउट दिस, ये जस्ट नेम थे, ठीक है। ये सब नेम आपको याद करने हैं वन बाय वन। लेट्स सी इट, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्या है? वंडरवाल फोर्स है ये, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने डाइपोल के बारे में किसी ने सुना है कुछ? व्हाट इज डाइपोल? प्लीज लेट मी नो गाइज, यू नो अबाउट द डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल या पोल या पोलर मॉलिक्यूल, सुना है किसी ने? चैट बॉक्स के अंदर बताइए मुझे बेटा, सुना हुआ है? ठीक है, गप्पू ने सुना हुआ है भाई, और एनीवन एल्स? किसी और ने भी सुना है? बस एक ही स्टूडेंट है जिसने सुना हुआ है? ओके कोई बात नहीं, हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बहुत से बच्चे हैं, बट हम इसको डिफाइन करेंगे। नीरज, सलीम, प्रियांशी, ठीक है।
ज्योति ने भी सुना हुआ है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो डाइपोल क्या होता है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो HCl के मॉलिक्यूल के अंदर आप लोगों ने डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया है ना। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा एटम होता है, दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स के बीच में एक ऐसा एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लाइक करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लाइक करते हैं, तो हाइड्रोजन तो नहीं करता, क्लोरीन करता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से, दोनों इलेक्ट्रॉन्स में जो शेयर किए हुए ना, एक क्लोरीन का और एक हाइड्रोजन का, तो दोनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो किसी केमिकल बॉन्ड के अंदर जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, किसी एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचने वाला एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिससे इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया। अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो ये स्लाइटली नेगेटिव। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव हो जाएगा, वो स्लाइटली पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आई थिंक सबको, है ना। थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा, क्लियर है। तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, वो जो थोड़ा और कम आता है, अब उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो क्या है। वही होता है एक्चुअल में डाइपोल। देखिए ये एक पोल बन गया, पॉजिटिव पोल, ठीक है। पोल फिजिक्स में वर्ड यूज होता है चार्जेस के लिए। ये बन गया नेगेटिव पोल, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाइपोल। इसमें दो पोल बन गए, डाइपोल, दो पोल। डाइपोल का एक और नाम है, जर्नली इसे पोलर बोल देते हैं, पोलर। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसपे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन सबको क्लियरली समझ में आ गई क्या? यस और नोट? जस्ट टेल मी गाइस। ये जिंदगी में कभी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पोलर वर्ड बहुत जगह केमिस्ट्री में यूज होगा, बहुत जगह। और मैं इसको दोबारा दोबारा आप लोगों को नहीं डिफाइन करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो अभी याद रख लीजिए क्या होता है पोलर, कुछ नहीं होता पोलर। एक पर स्लाइटली नेगेटिव, एक पर स्लाइटली पॉजिटिव। क्या बन गया, पॉजिटिव पोल बना, नेगेटिव पोल बना। कितने पोल बने, दो पोल बने। क्या बोलेंगे, डाइपोलर, या फिर बोल सकते हैं अकेला पोलर। सिंपल है ना। वंस अगेन देखो बेटा, जैसे HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है। पीयूष बेटा, आई एम टॉकिंग टू यू। HCl का मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप ये समझ लीजिए, जब दो सेम एटम नहीं होते ना, जब दो मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम और दोनों सेम नहीं है, तो एक एटम पक्के तौर पर दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा होगा, एक कम खींच रहा होगा। एक में थोड़ा मेटालिक करेक्टर, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। एक में नॉन मेटालिक, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो किसी केमिकल बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, उस इलेक्ट्रॉन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस केस में यहाँ क्लोरीन है जिस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव, तो हम इसको बोलते हैं स्लाइटली नेगेटिव। ये जो कटा हुआ है एस टाइप में ना, एस टाइप में, वो स्लाइटली का साइन होता है ना, डेल्टा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरे पर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव। इस तरह से एक पॉजिटिव पोल बन गया, एक नेगेटिव पोल। फिजिक्स के अंदर चार्ज को पोल से रिप्रेजेंट किया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज तो एक पोल है, नेगेटिव चार्ज दूसरा पोल है, ठीक है। तो इसलिए यहां हम बोल सकते हैं पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल क्रिएट हो गए। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स को हम बोलते हैं कोलेक्टिवली डाइपोल। तो ये डाइपोल हो गया, या जनरली इसे पोलर भी बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब बात करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स की। क्लियर है ना ये? अभी मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया होगा ना। सलीम बेटा, पार्शियली पॉजिटिव, यस सही है, ओके। पीयूष आपको समझ आ गया, ठीक है बेटा। तो पार्शियली पॉजिटिव बोल सकते हैं बेटा, स्लाइटली या पार्शियली एक ही बात है, यस यू आर राइट, ठीक है। तो ऐसे अगर दो मॉलिक्यूल हो, ठीक है, HCl, देखिए एक दूसरा HCl, दो मॉलिक्यूल स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर भी वही होगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। तो देखिए क्या होगा, ये नेगेटिव इस दूसरे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। इसको क्या बोलेंगे हम, तो दो डाइपोल्स थे, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं डाइपोल। एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स इट। ये है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो HCl जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? तो ये अब आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता लग गया होगा, डाइपोल डाइपोल क्या, और ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। हम पहले तीनों पार्ट वंडरवाल फोर्स ऑफ, यानी वंडरवाल ने इसे ढूंढा था, है ना। डाइपोल डाइपोल, polar molecule exhibit dipole dipole interaction, they have the permanent dipole moments, the positive pole and negative pole are attached to the molecule। नीचे आपको जो डायग्राम दिखा रखा है परमानेंट डाइपोल, why these are called permanent dipole? क्योंकि ये स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज परमानेंट रहता है, क्लोरीन परमानेंटली उसको अपनी तरफ खींच के रखता है, तो ये हमेशा परमानेंट रहेगा। सिंपल और साफ चीज, ठीक है।
क्लियर है ये सभी को कि ये परमानेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट दिखाएगा, डाइपोल डाइपोल मोमेंट दिखाएगा, परमानेंट डाइपोल। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल HCl तो ये हम क्लियर कर चुके हैं इस एग्जांपल को, है ना, ये बस लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल लिखा हुआ है बेटा, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, चार्ज एक्वायर करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव करेगा, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट स्लाइड चेक करते हैं। अब आता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये वंडरवाल नहीं है भाई, आयन डाइपोल वंडरवाल नहीं है, ठीक है। थॉट्स बिकॉज तेज, बेटा क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताइए। स्लो मैंने एक ही डेफिनेशन को कितनी बार डिफाइन किया पता है, सोचिए, छोटा सा है, 2 मिनट के अंदर ये डिफाइन हो सकता था, इसके ऊपर 10 मिनट लग रहे हैं डेफिनेटली। तो मे बी आपको पेस ज्यादा नजर आ रहा हो, बट अगर आप ध्यान से देंगे, मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उसे, ऊंचा बोलता हूँ और फास्ट बोलता हूँ, तो मेरा पेस में गड़बड़ हो सकती है, उसमें गड़बड़ हो सकती है कि मेरे बोलने में, बट पेस आपको स्लो ही मिलेगा। ओवरऑल मैंने कितना कवर किया है वो देखो जरा, क्या कवर किया, चलो देखें, चलो आपको ये समझ में आएगा। देखिए क्या किया अभी तक, इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ क्या था, मैटर की डेफिनेशन ऑलरेडी आती है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, फिर मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस डायरेक्टली बताते हैं टीचर्स, है ना, कभी ये इस तरह से डिफाइन नहीं करेंगे, तो ये भी मैंने ओवर कह सकते हैं डिफाइन किया है। फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टी इन्हीं से मिलकर बनती है ना, सिर्फ एक लाइन पढ़ने की जरूरत है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वंडरवाल फोर्सेज, ये भी पढ़ के डायरेक्ट बता सकते हैं टीचर, क्योंकि ये आगे आने वाला है, फिर से आगे रिपीट होता है, बट मैंने इस पर भी टाइम लगाया। फर्दर आप देख सकते हैं वंडरवाल फोर्स कौन सा नहीं है। फिर यहाँ HCl, जस्ट HCl के मोलिक्यूल को सीधा डिफाइन करके नीचे जो डायग्राम बना हुआ उसको डिफाइन किया जा सकता था, बट अगर इसके ऊपर टाइम लगा रहा जा रहा है डेफिनेटली, यानी ये 2-3 बार रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो। तो अगर आप मुझे सुनेंगे, हाँ मेरा बोलने की स्पीड ज्यादा लग सकती है, बट आप 1-2 दिन इसको मैच करने में लगेगा, आई नो इट, ठीक है। कई बार क्या होता है, टीचर्स बच्चों ने ना स्लो बोलने वाले, आराम आराम से धीरे धीरे बोलने वाले टीचर से पढ़ा होता है ना, मैं थोड़ा फास्ट बोलने वाला हूँ, ये सबका अपना अपना सिस्टम होता है बेटा, सब टीचर का अपना स्टाइल भी होता है। अब ये जेनेटिकली है मेरे अंदर की मैं फास्ट बोलता हूँ, तो आपको धीरे धीरे मतलब 1-2 दिन में आपको मेरा पेस समझ में आ जाएगा, बट आई एम नॉट फास्ट, माई पेस इज फास्ट, मेरा बोलने का तरीका फास्ट हो सकता है, बट मैं फास्ट नहीं हूँ, वो आपको क्लियर पता लग जाएगा ना, हम धीरे ही चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो देखिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, तो आयन का मतलब क्या होता है भाई, आयन जैसे NaCl में Na पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है ना, आयन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैट आयन, और दूसरा क्या होता है, एन आयन। नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयन क्या होता है, दोनों को कलेक्टिवली आयन बोलेंगे, ठीक है। तो आयन तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, आयन एंड डाइपोल। अब देखिए डाइपोल और आयन के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है, ओके। डाइपोल और आयन के बीच का अट्रैक्शन देखिए जरा क्या होता है। तो एक तो डाइपोल होना चाहिए, तो हम यहाँ डाइपोल HCl का मोलिक्यूल भी ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ इन्होंने वाटर ले रखा है, मैं वाटर से भी आपको डिफाइन कर दूंगा, बट HCl भी ले सकते हैं। तो सोचो जरा, मैंने ले लिया एक HCl के मोलिक्यूल के अंदर, ठीक है, इसको हम थोड़ा डाइपोल की तरह शो करेंगे। तो HCl के मोलिक्यूल के अंदर आप सिंपली H और Cl, हमें पता है डाइपोल होता है स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। इस डाइपोल के अंदर अगर मैं सोडियम इसके पास लेके जाता हूँ, सोचो HCl के अंदर मैंने सोडियम डाल दिया, सोडियम पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव जो है वो इस एंड से सोडियम को अट्रैक्ट करेगा, फिर एक और HCl का मोलिक्यूल होगा जिसमें क्लोरीन की तरफ से वो अट्रैक्ट करेगा, एक और HCl मोलिक्यूल होगा जो क्लोरीन से अट्रैक्ट करेगा। हर HCl मोलिक्यूल क्लोरीन की साइड से हर सोडियम को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। अगर मैंने सोडियम का आयन डाल दिया है HCl के अंदर, तो हर तरफ से, ये थोड़ा बड़ा बन गया, बाकी के छोटे छोटे दिखा रहा हूं, हर तरफ से तो एक बोल बन जाएगी, इमेजिन दैट, एक बोल बन जाएगी जिसमें क्लोरीन की साइड से चारों तरफ से, सोडियम बीच में होगा सेंटर में बोल के, और क्लोरीन की साइड से चारों तरफ से HCl के मॉलिक्यूल्स को बाइंड अप कर लेंगे। तो एक था परमानेंट आयन, पॉजिटिव आयन, दूसरा है डाइपोल, परमानेंट डाइपोल HCl जैसे कि है, और उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, हम उसको लेंगे, क्योंकि ये HCl का एग्जांपल सिर्फ इसलिए था ताकि आपको ये समझ आए कि हमने प्रीवियस एग्जांपल से भी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एग्जैक्टली एग्जांपल दे रखा है जिसमें डिसोल्व होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हम उसको लेंगे। जैसे नमक जब आप पानी में डिसोल्व करते हो, आपके पास में यहाँ पर एक बीकर है, सपोज दैट इसके अंदर वाटर डाला हुआ है, और वाटर के अंदर अगर आप NaCl डाल देते हो, NaCl,
ठीक है, और ये क्या था, ये वाटर था। वाटर में NaCl डालते हो तो क्या होता है, तो पानी में NaCl जाने के बाद सबसे पहले तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव दो टुकड़ों में टूट जाता है पानी। ठीक है, अब सोडियम पॉजिटिव जो है और क्लोरीन नेगेटिव जो है, इन दोनों टुकड़े पानी में घुलते कैसे हैं, तो सोडियम जो पॉजिटिव आयन बना था और वाटर का नेगेटिव आयन, तो वाटर का नेगेटिव आयन आपको बता देता हूं कि वाटर के अंदर क्या होता है, H2O, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, ये भी डाइपोल होता है, यानी पोलर मॉलिक्यूल ये भी होता है। तो अब यहां से आपको क्लियर हो गया कि ये मॉलिक्यूल पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, सोडियम अगर पॉजिटिव है तो सोडियम की साइड से, सोडियम अगर पॉजिटिव है, सोडियम की साइड वाटर के ऑक्सीजन वाले एंड से जुड़ेगी, OH2, OH2, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव है, तो वो उसको ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, OH2, OH2, OH2। ठीक है, तो हर तरफ से ऑक्सीजन जो है वो सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, हर तरफ से। यहां तक ये समझ में आया, और ये सोडियम के ऊपर भी, नीचे भी, साइडों में भी, चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। कितने जुड़ेंगे, ये डिपेंड करेगा सोडियम के साइज के ऊपर, कि सोडियम का साइज कितना, उस हिसाब से कितने वाटर के मॉलिक्यूल उसको एकोमोडेट कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आया कि सोडियम के चारों तरफ पानी इस तरह से जुड़ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्लियर है सभी को? जस्ट टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है ना। अब दूसरा बात करते हैं, अब क्लोरीन के साथ क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव। तो क्लोरीन नेगेटिव के चारों तरफ से वाटर जो है वो हाइड्रोजन की साइड से, क्योंकि हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव था ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन की साइड से चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन की साइड से, हर साइड से वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से उसके ऊपर जुड़ेंगे, H2O, है ना, हाइड्रोजन की साइड से अब सभी जुड़ने वाले हैं, ना कि ऑक्सीजन की साइड से, H2O। ये डिपेंड, इसका नंबर जो है कि कितने मॉलिक्यूल हम कितने भी शो कर सकते हैं, नो मैटर अबाउट दिस, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे वाटर के, ये नंबर डिपेंड करेगा उसके साइज के ऊपर। ठीक है, हम उसको डिफाइन नहीं करते, तो वो नंबर आपको अगर सामने आता है तो लर्न ही करना पड़ेगा कि कितने मॉलिक्यूल उसको घेरते हैं। तो क्या सिर्फ इतने मॉलिक्यूल से बात बन जाती है? अब इसी में एक और चीज ऐड कर देता हूं ताकि फ्यूचर में आपको याद रहेगी, क्या इतने मॉलिक्यूल से बात बन जाती है? तो यहाँ ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव है ना, तो ये ऑक्सीजन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ेगी, फिर दूसरे एक और वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ेगा, फिर एक और वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ेगा। तो इस तरह से ये एक बोल के ऊपर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की बोल है, इसके ऊपर फिर से एक और लेयर जम जाएगी चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल, और फिर से एक और, फिर से एक और जब तक सुनिए बेटा, वही बता रहा हूं संध्या, जब तक वाटर के मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन नेगेटिव या सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव पर पूरा 1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ना वाटर के ऊपर, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, ये जितना नेगेटिव है ना, जब तक ये इक्वल टू 1 नेगेटिव नहीं बन जाता, पूरा 1 नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास 1 पॉजिटिव है सोडियम, तो पूरा 1 नेगेटिव, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते रहेंगे, क्योंकि सोडियम जब तक वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता रहेगा, ये देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं, सोडियम जिस रेंज तक वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता रहेगा, तो वो उतनी ही बड़ी बॉल बन जाएगी। ये समझ में आ गया मैंने अभी क्या कहा, वो उतनी ही बड़ी बॉल बन जाएगी जब तक सोडियम जो है उसका 1 पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? यानी उतनी बड़ी बॉल बन जाएगी सोडियम के चारों तरफ, वो एक और लेयर बन जाएगी बॉल के, फिर एक और लेयर बॉल की बन जाएगी, फिर एक और लेयर, और ऐसे लेयर दर लेयर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके साथ जुड़ते रहेंगे। क्लियर है? तो जिसकी जितनी पावर ज्यादा होगी, अगर यहाँ सोडियम की जगह पर, अब सोचना जरा, मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ये आगे आपके काम आने वाली है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता तो इसका साइज बड़ा हो जाता ना, इस पे चारों तरफ ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते, क्यों? क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव, इसकी पावर बहुत ज्यादा है खींचने की स्लाइटली नेगेटिव को, तो ये ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल हो जाता पानी में घुलने के बाद। ये समझ में आ गया सभी को? तो ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब उसकी पावर ज्यादा होगी, है ना, दैट इज द थिंग। तो इस तरह से पानी में नमक घुल जाता है। लेकिन ये तो था पानी में नमक का घुलना, इसके साथ दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि आयन डाइपोल फोर्स, आयन क्या था, सोडियम आयन या क्लोरीन आयन, और डाइपोल क्या है, परमानेंट डाइपोल क्या है, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव है और स्लाइटली नेगेटिव है वाटर का मॉलिक्यूल, तो परमानेंट डाइपोल के साथ, जो पक्के तौर पर डाइपोल है, आयंस का जुड़ जाना ही क्या होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन।
सर एक एक्स कर दो, हाँ एक्स एक्स लिख सकते हैं, वो डोंट वरी बेटा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, ठीक है। वो वाटर के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, वो एक्स मॉलिक्यूल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, इसका एग्जांपल NaCl, ये हम पानी के अंदर नमक डिजोल्व हो जाता है, तो डिजोल्व होने का कारण भी यही है। अगर ऐसा ना हो, अब एक बात ध्यान देना, अगर ऐसा ना हो, वाटर इस तरह से NaCl को ना घोलता हो, तो वो उसमें घुलेगा ही नहीं, क्योंकि उनमें इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है। जैसे कि पानी में घी घोल के देखिए, घी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब आपने 10th में पढ़ा होगा ना, कार्बन एंड इस कंपाउंड, तो वो कार्बन और उसके कंपाउंड से मिलकर बना, जो प्योरली क्या होते हैं, कोवेलेंट, वो पोलर नहीं होते। पानी क्या है, पोलर है, तो पोलर में पोलर डिजोल्व होता है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होती। घी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होती ही नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से घी उसमें नहीं घुलता। समझ आया? इसलिए बोलते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर को घोलेगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को घोल लेगा। क्लियर है ये सभी को? यस और नॉट? लाइक डिजोल्व्स लाइक, पानी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले किसी सब्सटेंस को ही अपने अंदर डिजोल्व करेगा, किस हद तक, किसी हद तक, है ना, थोड़ा बहुत, मतलब जरूर होना चाहिए उसके अंदर, एक रेंज होती है सभी की, उसके बाद में वो सब कुछ सारे रूल वगैरह फेल हो जाते हैं, वो सबके साथ ही होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, अब आयन तो आपको ऑलरेडी पता ही है ना, आयन, आयन क्या होता है पता है ना, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो वही NaCl जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयन बनाते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड का मतलब अब क्या है, मान लीजिए यहाँ इन्होंने NO3 दिया, मैं आपको सोडियम से लेता हूँ, मान लीजिए अपने पास सोडियम का पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और एक आयोडीन है, आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आयोडीन का मॉलिक्यूल मतलब I2 होता है आयोडीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो I2 का अपने पास मॉलिक्यूल है I, और एक और I है। आयोडीन का जो एटम है ना बेटा, वो बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आयोडीन का एटम बहुत बड़ा होता है, और उसके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये आयोडीन का एटम था, इसके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे आयोडीन के साथ में बॉन्ड बना लिया, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर कुछ इस तरह से हो जाता है, यानी कि इसके जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ ऐसे, इसको काट दीजिए तो कुछ ऐसा हो जाता है। ये बात समझ में आ गई ना सभी को, है ना। तो आयोडीन का मॉलिक्यूल, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो एटम वाले इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं, और कुछ मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हुए थे, तो इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर, और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन्स देखो ऐसे 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 घूमते रहते हैं, आप मेरे हाथ हैंड्स की मूवमेंट देख रहे हैं ना, ऐसे 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 घूमते रहते हैं, तो उनके फिंगर्स जैसे मैं घुमा रहा हूँ बहुत जल्दी बहुत जल्दी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी तरह से धुंधले धुंधले से चारों तरफ, एटम के चारों तरफ या मॉलिक्यूल के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो इसलिए उसको क्लाउड बोलते हैं, बादल, इलेक्ट्रॉनों का बादल, जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो एक बादल सा बना देते हैं। समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड? यस और नो? फिर मैं जनरल टर्म यूज करने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, सोडियम इसके पास जाएगा, सोचिए जरा, जब सोडियम इसके पास गया, ठीक है, नाउ सोडियम इज अप्रोचिंग आयोडीन, तो क्या होगा, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रॉन चाहता है ना, अट्रैक्ट तो करेगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो सोडियम की तरफ ऐसे हो जाएंगे। ये समझ में आया, सोडियम की तरफ चले गए, क्लियर है, सोडियम की तरफ थोड़े ज्यादा चले गए इलेक्ट्रॉन, और आयोडीन की तरफ कम रह गए, जिससे क्या हुआ, अब देखो जरा, इस आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, और इस आयोडीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम है ना। इसके इलेक्ट्रॉन के पहले तो था ये सिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा, पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल था, जब सोडियम ने अप्रोच किया, जब सोडियम उसके पास गया, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आयोडीन के मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, फैल गया, है ना, एक साइड ज्यादा फैल गया, ठीक है, जिससे वो अनसिमेट्रिकल हो गया, और किस साइड ज्यादा फैला, सोडियम की तरफ, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन को, और इसकी वजह से आयोडीन पर क्या बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गया, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। क्या होता है स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव किसी मॉलिक्यूल पर बने तो क्या बोलते हैं उसको, चैट बॉक्स में लिख के बताओ भाई, उसको क्या बोलते हैं जब वो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तो, व्हाट इज इट, वो मॉलिक्यूल को याद है किसी को, अभी बताया था थोड़ी देर पहले,
जस्ट टेल मी गाइस, पोलर या डाइपोल? यस राइट संध्या बेटा, पोलर या डाइपोल मॉलिक्यूल। गॉट दिस? क्लियर है ना सभी को? पोलर या डाइपोल मॉलिक्यूल बोलेंगे इसे, तो ये बन गया डाइपोल। लेकिन ये डाइपोल ना जबरदस्ती का है, ये अपने आप नहीं बना। आयोडीन का मॉलिक्यूल नॉर्मल होता है ना? बट हुआ क्या, इस आयन ने इसको इंड्यूस किया। इंड्यूस का मतलब क्या होता है पता है? इंड्यूस को हिंदी में बोलते हैं प्रेरित करना। इसने इसको प्रेरित किया, इंड्यूस, या कह सकते हैं छेड़खानी की, या थोड़ा धक्का मुक्की किया, जबरदस्ती की, है ना? इसने इसको इंड्यूस कर दिया, प्रेरित कर दिया कि भाई तू अपने सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो सब तरफ से एक जैसा है, थोड़ा सा डिस्पर्स कर ले, फैला ले, एक साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर ले, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए सोडियम ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स हो गया। इसको बोलते हैं आयन था परमानेंट, और उसने डाइपोल क्रिएट कर दिया जबरदस्ती, प्रेरित करके, इंड्यूस करके। इंड्यूस, इंड्यूस वर्ड अब समझ में आ गया ना सभी को? इंड्यूस डाइपोल मतलब डाइपोल बना लेकिन इंडक्शन से, ठीक है? तो उसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल, इंडक्शन से ऐसा बना। क्लियर है ये बात सभी को? यस और नोट? यहां से हमने ये कंफर्म कर लिया। अब मैं सेम एग्जांपल को भी आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। NO3 का नेगेटिव आयन दिखा रखा है इन्होंने, तो NO3 का नेगेटिव आयन अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बनेगा, ठीक है? तो NO3 का नेगेटिव आयन देखिए जरा कैसे वो करेगा। NO3 का नेगेटिव इसमें उल्टा होने वाला है बेटा। NO3 नेगेटिव आयन, आयोडीन का क्या था? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, सिमेट्रिकल, दोनों तरफ से बराबर, ठीक है? जब ये इसको अप्रोच करेगा तो उल्टा होगा अब यहाँ पर, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को धक्का मारेगा। धक्का मारेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूसरी तरफ फैला देगा। यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आयोडीन का मॉलिक्यूल, इसने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ धक्का मार दिया और इनके बीच में अब पॉजिटिव और नेगेटिव वाली इंटरेक्शन हो गई, तो ये बन गया आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ धक्का मार रहा है, जो कि सोडियम अपनी तरफ खींच रहा था। किसी भी तरफ बना दो। और एक चीज बता देता हूँ सभी को, ध्यान से सुनना, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी या इस क्लास के अंदर भी, इफ यू कैन अरेंज, एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखिए। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ बिल्कुल मेरे साथ बनाइए। उसके बाद जस्ट नोटबुक को भी देखेंगे ना, लेक्चर क्लियर। समझ गए? जस्ट नोटबुक को देखेंगे तब भी लेक्चर क्लियर हो जाएगा। इतना आसान है ये, लेकिन हम लोग बस यूं सोचते हैं कि बस देखने से हमें याद हो जाएगा, वो नहीं होता बेटा। इवन मी, इवन एनी इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, कोई भी और गर्ल ऑफ द क्लास, मैं मेरी क्लास में टॉपर लड़का था, याद रख लेना, बता देता हूँ, मुझे भी देख देख कर, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, इसलिए टॉपर था। इसलिए नहीं था कि मेरे को बस देखने से समझ में आता था। जो लोग कहते हैं मुझे देखने से समझ आ गया और याद हो गया, अच्छी बात है, बट वो ज्यादा देर नहीं रहता, ठीक है? और हमारा बहुत सारा स्टफ है, बहुत सारा लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो आपको लिख लिख के याद रखनी पड़ेंगी ताकि वो ज्यादा देर तक याद रहे। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सब में बनेगा? बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड सब में होता है, बनता नहीं है ये। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल उठाइए, उसके चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना। HCl है, HCl के भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, चारों तरफ होते हैं, ठीक है? बट HCl के केस में हम क्या बोलते हैं कि भी क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इसको थोड़ा मोटा बना दीजिए, दूसरे वाले को थोड़ा छोटा बना दीजिए, है ना? तो स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, वो डिपेंड करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा होता है, बनेगा नहीं ये। सबके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो उस उन सबके इलेक्ट्रॉन्स को जब हम शो करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। दैट्स इट, सो सिंपल, है ना? दैट्स इट, ठीक है? तो ये आपके आ गया आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल। हमेशा नोटबुक पेन रखिए अपने पास, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसी टाइम बनाइए, उसी टाइम याद हो जाएगा। वरना बाद में बेटा लिखा नहीं जाता पेपर के अंदर, क्योंकि याद होता है लेकिन सब फ्लश हो जाता है, सब भूल जाते हैं हम। दैट इज वाई हमें आगे पेपर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये नाइट्रेट आयन होता है भी, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, इसका नाम भी याद रख लेना, ठीक है? थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं, हो सकता है कि मैं कोई थ्योरी का लाइन या वर्ड ना पढूं, बिकॉज आई नो इट वेरी वेल, ठीक है? बट आप लोग जब इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए वो नया लगेगा, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। फिर भी किसी को पढ़ के और उस टाइम पर ऑन द स्पॉट नहीं समझ में आ रहा, उसी टाइम आप मुझे टोक सकते हैं कि सर ये चीज मुझे बताइए, ये नाइट्रेट क्या होता है ना? जैसे NO3 नेगेटिव को नाइट्रेट आयन बोलते हैं। आगे देखते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए यहां से अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, एक तो परमानेंट डाइपोल है, ये हाइफन लगना चाहिए डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में, है ना? चलिए मैं हाइफन लगा देता हूँ यहाँ पे, ये हाइफन लगेगा बेटा यहाँ। एक तो परमानेंट डाइपोल है और एक इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल अब आपको पता है ना, आयोडीन का डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बना था, है ना? गुड बेटा, अगर आपके पास है तो कोमल,
ठीक है, तो देखिए एक तो डाइपोल है, एक इंड्यूस डाइपोल, मतलब इंड्यूस प्रेरित किया हुआ डाइपोल। तो एक तो परमानेंट डाइपोल, बहुत आसान सा एग्जांपल है, देखिए अभी आप खुद कर सकते हैं। डाइपोल कौन सा एग्जांपल लें, HCl ले लेते हैं, ये परमानेंट डाइपोल है ना, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। और एक इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल आप किसी गैस को ले लेते हैं, हीलियम की गैस को ले लिया, ठीक है। हीलियम जो है अकेला एटम होता है, इसके साथ कुछ नहीं होता, इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों तरफ बराबर घूम रहे हैं ना, बिल्कुल सिमेट्री में, सिमेट्री मतलब पूरा गोल, पूरा बॉल के जैसा, स्फेरिकल, पूरा पूरा, मुझसे सफेयर सफियर बना नहीं कंप्लीट, लेकिन वो पूरा बिल्कुल बराबर होता है ना। जब ये इसको अप्रोच करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइड से सपोज दैट अप्रोच कर रहा है, ऊपर वाले डायग्राम में पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, मैं आपको उल्टा करके दिखा रहा हूं, दोनों तरफ से सही होगा। तो नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा तो क्या होने वाला है, तो देखिए जरा क्या होगा, HCl इसको ऐसे ही बना देते हैं, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। और दूसरा हीलियम अब क्या करेगा, हीलियम का एटम जो है अब नेगेटिव साइड से अप्रोच हो रहा है, तो हीलियम का एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ ज्यादा घूमेंगे, तो यहाँ स्लाइटली नेगेटिव और हीलियम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव क्लोरीन के एटम को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में इंटरेक्शन बन जाएगी, अट्रैक्शन बन जाएगी। तो ये तो था डाइपोल, ठीक है, ये था डाइपोल, परमानेंट डाइपोल था, तो इसको डाइपोल। और ये क्या है, ये डाइपोल बन गया ना, 2 पोल बन गए ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब प्रेरित किया हुआ डाइपोल। और दोनों के बीच की अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। गॉट इट गाइस, सबको समझ में आ गया या नहीं आया, यस और नोट, प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स। किसी को कोई डाउट तो वो डाउट पूछ सकता है अभी, एनीवन एल्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें, बहुत आसान है, हमेशा काम आएंगी, याद रख लेना, ये बेसिक्स है केमिस्ट्री का इस लेसन के अंदर, ठीक है। ये इस लेसन में समझाया जाता है और अगले लेसन में ये यूज होता है। जनरली आपको भले ही लगता हो कि ये लेसन बोर्ड क्लास में ना हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। कुछ चीजें और इसकी कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आने वाली है, तो हम कम्पिटिटिव के लिए तो आपकी वैसे भी तैयारी करवा रही है। कम्पिटिटिव मतलब सिर्फ IIT नीट नहीं है कंपटीशन का मतलब, उसके अलावा NDA या जो भी आप जो भी एग्जाम फर्दर देने वाले हो, उन सब में ये आएगा बेटा, तो फिर हम इसको छोड़ थोड़ा सकते हैं, है ना। रिड्यूस एक्सप्लेन कर दीजिए सर, रिड्यूस पिज्जा बेटा, रिड्यूस क्या, रिड्यूस का मतलब कम होना, आई डोंट नो क्या कह रहे हो, पूरा अपना क्वेश्चन इलेबोरेट करो बेटा। फिजा, आई एम टॉकिंग टू यू बेटा, रिड्यूस का मतलब क्या है, रिड्यूस डाइपोल, रिड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल जब छोटा हो जाता है उसको रिड्यूस्ड डाइपोल, वो भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपका ऐसी कोई क्वेरी है ना जो हमारे लेसन से बाहर होती है, तो मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगा, मुझे लास्ट में लर्न करवाइएगा, ठीक है। अभी हम पहले जो स्लाइड्स हमारी वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हम कवर कर चुके हैं कि एक तो होगा नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है, सिमेट्रिकल क्लाउड होता है ना, गेट पोलराइज, तो ये पोलराइज हो जाती है। और पोलर मोलिक्यूल होगा हमारे पास, पोलर मोलिक्यूल, और आप पोलर मोलिक्यूल HCl ले सकते हैं, नोबल गैस आप हीलियम ले सकते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। लंदन और डिस्पर्शन फोर्स क्या होती है, सबसे लास्ट वाला है ये लंदन और डिस्पर्शन फोर्स, जो वंडरवाल फोर्सेस का थर्ड एग्जांपल है, लंदन और डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। तो इसको देखिए, अब लंदन और डिस्पर्शन फोर्स का क्या वो है, मान लीजिए कि हीलियम के 2 एटम्स है, ठीक है। अब हीलियम के 2 एटम अगर गैस है तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है गैसेस के बीच में, बट अगर मैं हीलियम को लिक्विड बना दूं तो इंटरेक्शन पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन ही हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में डाइपोल डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल और आयन डाइपोल, इस तरह की कुछ फोर्स चलेंगे। आयन तो यहाँ बन ही नहीं रहा, तो डाइपोल डाइपोल बन सकता है। तो डाइपोल कैसे बनेगा, डाइपोल क्रिएट करना आपको, उसी को लंदन फोर्स कहते हैं। तो गलती से बाय मिस्टेक कभी ना कभी हीलियम का जब एक एटम दूसरे एटम के बहुत पास आएगा तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सपोज दैट थोड़ा सा गलती से मोमेंटरी डाइपोल, स्लाइटली नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज्यादा आ गए, स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोमेंटरी डाइपोल, ठीक है, ये बन गया मोमेंटरी डाइपोल। गलती से ये एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए क्या बन गया, ये डाइपोल बन गया। इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे घूम रहे थे घूम रहे थे लगातार, है ना, और वो गलती से एक मोमेंट के लिए, थोड़े से टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूसरी तरफ ज्यादा चले गए, तो क्या हुआ, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन गए, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन गए तो डाइपोल बन गया।
दो पोल बन गए ना, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, दैट इज कॉल्ड पोलर। तो पोलर एटम बन गया, मॉलिक्यूल नहीं, अब ये पोलर एटम बन गया। अब ये जो पोलर एटम है, ये पोलर एटम दूसरे एटम को, इस हीलियम के एटम को ये क्या करेगा, ये अप्रोच करेगा, ठीक है। और उससे क्या होने वाला है, उससे इस हीलियम के एटम को नेगेटिव पोल, इसके नेगेटिव पोल को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ रिपेल कर देगा, जिसकी वजह से ये स्लाइटली नेगेटिव था, ये स्लाइटली पॉजिटिव है। दूसरा हीलियम का एटम भी ऐसा ही बन जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। तो यानी ये तो था मोमेंट्री डाइपोल, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये इंड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। मोमेंट्री गलती से बना, इंड्यूस जो है वो उसने उसको इंड्यूस किया, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव ने स्लाइटली पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, इसको हम डिस्पर्शन, डिस्पर्स हो गया, गलती से मोमेंट्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर डिस्पर्स फैल गए, जिससे एक डाइपोल क्रिएट हो गया, जिसको हमने बोला मोमेंट्री डाइपोल। ए मोमेंट ऑफ टाइम के लिए डाइपोल क्रिएट हो गया, और उस मोमेंट्री डाइपोल से दूसरा डाइपोल क्रिएट हुआ, इसलिए उसको इंड्यूस डाइपोल बोल दिया। तो बनेगा तो डाइपोल ही, पक्का नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन ही होगा। लेकिन हम इसको बोलते हैं लंदन या डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि ये डिस्पर्स हुई ना, इसलिए इसे डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। लंदन ऐसा पर्सन था जिसने इसको ढूंढा था, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हालांकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल नहीं इसे ढूंढा था, बट इसको अच्छे से एक्सप्लेन लंदन कर पाया था, इसलिए इसका नाम लंदन और डिस्पर्शन फोर्स भी है। समझ गए? यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो जस्ट टेल मी गाइस, if you have any doubt about the dispersion of London forces, then you can ask me. Clear है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पर आपको वो शो भी कर रखा है, ये हीलियम का मॉलिक्यूल है, एटम है, सॉरी दिस इज नॉट द मॉलिक्यूल, ओके। ये हीलियम का एटम है और यहाँ दूसरा हीलियम का एटम है, ये दोनों नॉर्मल थे, नॉर्मल एटम थे। ये मोमेंट्री डाइपोल क्रिएट हुआ, मोमेंट्री डाइपोल क्रिएट हो गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, तो यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव बन गया, ये न्यूक्लियस दिखा रखा है सेंटर में, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव बन गया। और उसके बाद क्या हुआ, इसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्सेस को बोलते हैं, ये इंड्यूस डाइपोल है, इसने इसको इंड्यूस किया, ये पॉजिटिव था तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे इस पर भी डाइपोल बन गया, और इस तरह से दोनों पर डाइपोल क्रिएट हो गया, और ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया। इसे बोलते हैं लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। ये नॉर्मल जो कर रखा है और ये दोनों अलग है ना, ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है। केयरफुली यू शुड हैव टू टेक दिस, ओके। चलिए, और ये सिंपल एग्जांपल है, हम डिस्कस कर चुके हैं ना। लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस की अब डेफिनेशन है, फॉर इंस्टेंट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द मॉलिक्यूल गेट डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। डिस्टोर्ट का मतलब खराब हो जाना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, जो कि चारों तरफ से पहले सिमेट्रिकल थे, बराबर थे, अब वो डिस्टोर्ट हो गए, खराब हो गए। फॉर एन जनरेशन ऑफ एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, एक अचानक से एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब अचानक से, ठीक है। द मोमेंट्री डाइपोल इज प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल इन विच वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज मोर नेगेटिव देन द अदर, ठीक है। तो इस वजह से ये दो ऐसे डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं, दो डाइपोल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसे लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं। और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। कौन सी फोर्स होती है सबसे स्ट्रॉन्ग? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है भाई, बात बता देता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं डाइपोल डाइपोल, उसके बाद में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, उसके बाद में लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस, ये तीनों वंडरवाल फोर्सेस हैं। इसके अलावा आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस डाइपोल वो इन बिटवीन आती हैं, डाइपोल डाइपोल के बीच में होती हैं वो, और डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे वीक होती हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं, देखो जरा। नेम द इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। तो वाटर और HCl के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सी प्रेजेंट हो सकती है? तो देखो वाटर की अब मैं बात बताता हूँ। वाटर का मॉलिक्यूल स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स। तो ये क्या है? डाइपोल है ना, डाइपोल। ये दूसरा क्या है? ये भी डाइपोल है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए? डाइपोल डाइपोल, इज नॉट इट? बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स के अंदर,
बताइए कि क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, जस्ट टेल मी गाइस। एनीवन एल्स? डाइपोल डाइपोल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें बिल्कुल होती है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होती है, बट यहाँ पर एक ये स्पेशल केस है, इसको इन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको डिफाइन कर दूंगा, वेट ए मोमेंट, ठीक है। तो मैं इसको फिर से डिफाइन करूंगा, अभी नहीं। नेक्स्ट देखिए HCl, सेकेंड वाला HCl है, HCl, इसका तो हमने एग्जांपल लिया, तो मुझे लगता है ये आप लोग खुद बताने वाले हैं। स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरा भी HCl है, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सी अट्रैक्शन फोर्स है ये, इसका नाम आप खुद बताएंगे। फेजा हैज गिवन मी द राइट आंसर, ज्योति ने भी राइट आंसर दिया है, राइट बेटा। एनीवन एल्स? बाकी सब कहाँ है भाई? संध्या गॉट इट, यस राइट बेटा। एंड मोर, पिज्जा, ज्योति, संध्या, ये सब आ चुके हैं। और बताइए बेटा। हिमानी, यस ठीक है बेटा। एंड सलीम, ठीक है, तो सभी को क्लियर है, ओके ठीक है। तो ये सिंपल है, हम इसका एग्जांपल भी लेते हैं। ये परमानेंट डाइपोल है ना, पोलर मॉलिक्यूल है, परमानेंट डाइपोल, दिस इज आल्सो परमानेंट डाइपोल, है ना। तो दोनों परमानेंट डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, राइट, ठीक है। यहाँ पर हम सभी राइट है। अब बात करते हैं, पहला जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अब वो क्यों है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है। अब मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डिफाइन करेंगे, अगर ना आता तो हम ना डिफाइन करते, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर यूज होगा। बच्चे बोले ना जैसे फिफ्थ लेसन सर बोर्ड में नहीं है, लेकिन बेटा फिफ्थ लेसन के अंदर ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर मॉलिक्यूल, ये सब हर लेसन में यूज होते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है ना। पीवी इक्वल एनआरटी वाली इक्वेशन भी आपको सिक्स्थ लेसन में आएगी, सेवंथ लेसन में भी आएगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में कि आइडियल गैस है, नॉन आइडियल गैस है। नॉन आइडियल वाली नहीं आती है, रियल गैस वाली इक्वेशन नहीं आएगी, लेकिन आइडियल गैस वाली हर जगह आएगी, है ना। तो वो लेसन एसोसिएटेड है दूसरे लेसन के साथ, तो इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, वरना ये समझ में नहीं आया तो आगे वाले लेसन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो बोर्ड ने एक बार निकाल दिया था कोरोना की वजह से, लेकिन अभी वो फिर से इंक्लूड कर लेंगे, डोंट वरी। और आपको नॉलेज तो मिलना ही चाहिए, है ना, इसलिए हम इस लेसन को पक्का करने वाले। अब हाइड्रोजन बॉन्ड सुन लीजिए, मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड की, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सुनिए अब जरा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन तीनों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है भैया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4 पाउलिंग स्केल पर। एक स्केल है जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फुट होता है ना, तो सब अलग अलग स्केल है। फुट या इंच अलग स्केल है और किलोमीटर, मीटर अलग स्केल है। वैसे ही इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के स्केल है। पाउलिंग एक साइंटिस्ट था जिसने इसको स्केल दिया था, जिसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और जिसका नंबर आता है 4, 4 सबसे ज्यादा, ठीक है। उस फ्लोरीन से पहले पीरियोडिक टेबल सभी ने देखा हुआ है ना, पीरियोडिक टेबल ओपन कीजिए बेटा, अगर आपके पास है तो पीरियोडिक टेबल ओपन कीजिए। फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पहले कार्बन, ये तीनों सभी में आते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन है, इसका होता है 3.5। ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन है, इसका होता है 3.0। नाइट्रोजन से पहले कार्बन है, इसका होता है 2.5, ठीक है। हम सिर्फ इन 3 की बात कर रहे हैं, बट बाकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। क्लोरीन, क्लोरीन होता है 3.2। अब क्लोरीन किसके नीचे आता है, फ्लोरीन के नीचे। अप्रोक्सीमेट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट बराबर मानी जाती है, ठीक है। 0.3 से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जितनी भी मैंने लिखी है आपके सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है। हाइड्रोजन की 1.2 होती है आई थिंक, है ना, 2.1, उल्टा बोल रहा हूँ क्या। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना भाई, कोई 2.1 है 1.2 है, चेक कर सकता है कोई मेरे लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन 2.1 होती है, ठीक है, 1.2 नहीं होती है। तो वो भी आपको याद करनी है, जो लिख रहा हूँ ना हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन 2.1, बार बार 1.2 क्यों आ रहा है मेरे माइंड में, आई डोंट नो।
ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव्स हैं जो पाउलिंग स्केल पर हैं, जो पूरी केमिस्ट्री में आपको यूज करनी है, हर जगह पर यूज होने वाली। 2.2 2.1 होती है बेटा, गूगल पे 2.2 दिखा रहा है, क्या गलत दिखाता हूँ कई बार, ठीक है, मुझे जो याद है मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने गूगल से चेक किया, वो 2.2 दिखा रहा है, यू आर राइट संध्या, बट एक्चुअली मुझे याद है 2.1 या 1.2 में, ऐसा मुझे कंफ्यूजन था, तो 2.1 होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, गूगल पे सारी चीजें अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीजें अच्छी मिलती हैं, लेकिन नॉट द ऑल। हाँ बेटा प्रियांशी, ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को। तो ये जो मैंने लिख रखी है ना, अब व्हाट आई एम सेइंग, ये जो मैंने लिख रखी है, ये अब आपको रट्टा मारनी है, चॉइस इज योर्स। देखो बहुत आसान है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से पहले ये आपने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन याद कर रखा ना सिंबल, 2.5 से चलिए 2.5 से 4 तक। उसके अलावा आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन की याद करनी है, 3.2 और 2.1, ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो ये याद होनी चाहिए। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वैसे तो आप क्लोरीन को ले सकते हैं, है ना, क्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले सकते हैं कि ये ज्यादा है नाइट्रोजन से, बट क्योंकि साइज छोटा है नाइट्रोजन का, व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान देना बेटा, क्योंकि साइज छोटा है नाइट्रोजन का, तो इसलिए नाइट्रोजन विल बी प्रेफर्ड ओवर क्लोरीन। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, याद रख लेना, नाइट्रोजन बनाएगा, साइज छोटा पावर ज्यादा, है ना, छोटा साइज पावर ज्यादा, इस वजह से खींचने की ताकत ज्यादा है। तो इन तीनों एलिमेंट में से, अब हाइड्रोजन बॉन्ड डिफाइन कर रहा हूं सीधा सीधा 2 मिनट में, इन तीनों एलिमेंट्स, जब ये तीनों एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, तो जब ये तीनों एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जब ये तीनों एलिमेंट आपस में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो सपोज सिंपल एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन बनाएगा HF, एक और HF ले लेते हैं, ठीक है, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल ही बनेगा यहाँ पर भी, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, इसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और फिर वो जो दो मॉलिक्यूल होते हैं, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, सेम दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होगा, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन को, ये दोनों डाइपोल डाइपोल है, बट इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, अब फिर भी से हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नाइट्रोजन अगर बना रहा है तो नाइट्रोजन क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के केस में अमोनिया NH3, है ना, और दूसरा NH3, दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए NH3 के, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव होगा और नाइट्रोजन पर स्लाइटली नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव होगा, नाइट्रोजन पर स्लाइटली नेगेटिव होगा, है ना, और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी डाइपोल है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है, ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट वो किसके बीच में होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर इनमें से ये चीजें कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये सिंपल वाले कॉम्बिनेशन नहीं बनते, कई बार कॉम्प्लेक्स वाले भी बनते हैं, समझ रहे हो ना, बट मैंने आपको सिंपल वाले एग्जांपल दिए ताकि आपको कम से कम डेफिनेशन क्लियर हो। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, तब हम इनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। सभी को क्लियर है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब कि बस यही हाइड्रोजन, यस बेटा, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, NOF के साथ हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ज्योति बेटा, समझ गए ना, तो बस यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। बट इसके कई बार कॉम्प्लेक्स वाले एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स वाले भी कॉम्बिनेशन बनते हैं कि ऑक्सीजन आपको ना कहीं और ही जुड़ा हुआ मिलेगा, कहीं और ही, और हाइड्रोजन किसी और ही मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहलाएगा। तो मतलब इन तीनों एटम और हाइड्रोजन के बीच में जब भी इंटरेक्शन होता है, इन तीनों एटम और हाइड्रोजन के बीच में, तो वो दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। दैट्स इट। तो ये आज का लेक्चर था बेटा। किसी को कोई डाउट है अभी तक तो पूछ सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, किसने पूछा था, रिड्यूस डाइपोल। रिड्यूस डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, रिड्यूस डाइपोल नहीं होता। तो जब डाइपोल मोमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, डाइपोल मोमेंट आप लोग पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है ना, जब डाइपोल मोमेंट हम पढ़ेंगे तब मैं आपको रिड्यूस डाइपोल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। रिड्यूस डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट रिड्यूस्ड हो जाता है, उसके वजह हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइडियल गैस इसी लेसन में आएगा बेटा, आगे आएगा प्रियांशी बेटा, आगे आएगा, अभी नहीं हम उसको करेंगे, अभी आगे आएगा, बहुत डिटेल में आएगा, ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, वो हम इसी लेसन में करने वाले हैं। आइडियल और नॉन आइडियल गैस क्या होती है,
और मुझसे किसने पूछा था भाई रिड्यूस वाला? फिजा बेटा, क्लियर है ना? हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है। रिड्यूस डाइपोल इसको हम बाद में, रिड्यूस डाइपोल मूवमेंट होता है, तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। ओके क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है तो वो बताइए। एनीवन एल्स, एनी डाउट बेटा? अगर है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल जस्ट एंड द रिकॉर्डिंग, है ना? रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ मैं फिर, ठीक है। आप डाउट अपना पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।